हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादू। उत्तराखंड में अगर आप रहते हैं और तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की, चाहे आप बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीकॉम कर रखी है, आप जानते हैं सभी के लिए ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी पूरे डेडिकेशन से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये सेशन आप सभी के लिए खास इसलिए होने वाला है, आपको थंबनेल से नजर आ भी रहा होगा कि जो आपका एग्जाम है वो अक्टूबर में होने वाला है, तो आपके पास में अभी अच्छा खासा समय है। चलिए मान रहे हैं कि अभी हमारा जून चल रहा है, तो जून का भी आधा महीना बाकी है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने हैं और आधा महीना ये है, 3.5 महीने लगभग आपके एग्जाम में बाकी हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ज्यादा उन्हीं के लिए है जो अभी बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहा है। जिसने अभी तक वो सीरियसनेस से पढ़ाई नहीं करी, जो लास्ट में 1 महीने 2 महीने पढ़ाई करेगा, वो हर हाल में सेलेक्ट नहीं होगा। हमेशा सिलेक्शन उसी का होता है जो समय रहते पूरे डेडिकेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करता है। तो इस सेशन में मैं बात करूंगा कैसे इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां से आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, कौन सा जो टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में साथ में कुछ स्ट्रेटेजी है, प्रॉब्लम है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमने एग्जाम के पैटर्न पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो में हमने बता दिया है कि आपका जो एग्जाम है वो 100 नंबर का होने वाला है और 100 नंबर का जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। जो पार्ट ए होने वाला है उस पार्ट में आपका जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें भी पार्ट ए में 3 यूनिट कवर हो जाती है। पहली इकोनॉमिक्स है, दूसरी स्टैटिस्टिक्स है और तीसरी कोऑपरेटिव है। इकोनॉमिक्स में मेनली आपको जो फोकस करना है वो इंडियन इकोनॉमी पे करना है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जो है वो पहले बताया है, हमने पहले भी इसके बारे में जो है वो बातें करी है कि हमारा जो सिलेबस है, अगर आप वो सिलेबस देखते हैं तो किस तरीके से आप यहां देख सकते हैं। देखिए, इस सिलेबस में कहीं भी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। जो इंडियन इकोनॉमी है ना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसे आप अच्छे से यहां तैयार कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तीनों क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। मैंने भी जो कोर्स है, जो मैंने खुद ने सारे जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, जहां पे आपको सारी चीजें बताई है। तो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है ये बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। रूरल डेवलपमेंट भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कवर हो जाता है। फॉरेन ट्रेड आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बैंकिंग आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे हिसाब से ये चीजें अगर आपने पढ़ ली है ना, कौन कौन से टॉपिक बताए हैं मैंने, एग्रीकल्चर सेक्टर देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में फॉरेन ट्रेड देख लो, उसके बाद में आप यहां पे बैंकिंग देख लो और आपका इंडस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो देख लो। आपका लगभग जो है वो सारी ही चीजें आपकी यहां पे कवर हो जाएगी। पार्ट सेकंड की जब हम बात करते हैं तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी आ जाती है। अच्छा सर, कहां से पढ़ सकते हैं हम, अगर हमें कोई कोचिंग नहीं लेनी है तो आप चाहें तो 11th 12th की एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या आपके पास में कोई भी किताब है जो ग्रेजुएशन की किताब है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब है, वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी में जो डेटा है वो लेटेस्ट नहीं मिलेंगे और कोई ग्रेजुएशन की किताब होगी उसमें तो बिल्कुल भी डेटा लेटेस्ट नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको जो कोर्स में पढ़ा रखा है उसमें एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, फॉरेन ट्रेड के भी 2024-25 के जो डेटा है वो कवर कर रखे हैं। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट जो रिसेंट सिचुएशन है इंडिया की, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, रिसेंट योजनाओं से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जब बात स्टैटिस्टिक्स की होती है तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा फोकस जो है वो आप करें किस पे, जो मीन मोड मीडियन वाला जो टॉपिक होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से देखें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से करें, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी से भी अच्छे खासे जो प्रश्न है वो आते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से करेंगे। कोरिलेशन, रिग्रेशन वाला जो टॉपिक है वो भी अच्छे से करेंगे और जो इंट्रोडक्शन है, लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की,
प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा होते हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद में जब बात होती है किसकी, जब बात होती है कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम में है। तो कोऑपरेटिव क्या होती है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते क्या हैं, ये क्या काम करते हैं, नाबार्ड क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी है, और साथ में आपको यहां पे ये पढ़ना है बैंकिंग सर्विसेज, है ना। तो एक तो कोऑपरेटिव पढ़ना है, रूरल क्रेडिट में जो इंस्टीट्यूशंस है वो पढ़ने हैं, और साथ में बैंकिंग पढ़ना है। छोटी सी यूनिट आपकी यहां पे आ जाती है। तो हर यूनिट से लगभग जो है वो बराबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीनों पर बराबर मेहनत आपको करनी है। जैसे मैंने कहा कि ये जो पहली यूनिट है, ये पहली यूनिट ही कम से कम मान लो 60 नंबर की है। अब 60 नंबर की है तो 20 नंबर के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के आएंगे, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके यहां कोऑपरेटिव से आएंगे। ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं जो सेकंड पार्ट है, जो वैकल्पिक विषय है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें इकोनॉमिक्स वालों के लिए जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। बट वहां अब जो इकोनॉमिक्स आ रही है ये वापस अब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमी आपने वहां पढ़ ली है, अब जो है वो यहां पे व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आएंगे। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप बहुत अच्छे से मार्केट चैप्टर जरूर देख के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। डिमांड चैप्टर में, डिमांड में भी जो मांग की लोच वाला जो पार्ट आता है, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जरूर देख के जाना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहां से एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो पूरा की पूरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपके सिलेबस में है, और ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो सेम टू सेम आपकी मैक्रो इकोनॉमी की जो किताब होती है, जो 12th क्लास में चलती है, वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। कुछ टॉपिक आपके रिपीट हो जाएंगे, जैसे बैंकिंग वाला टॉपिक आपका रिपीट हो जाएगा, है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो आपका रिपीट हो जाएगा, फिस्कल पॉलिसी रिपीट हो जाएगा। तो यहां ये एक डबल एडवांटेज जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। ऐसे ही कॉमर्स वालों की बात करता हूं तो जो आपकी 11th और 12th की अकाउंटेंसी है, और जो 11th एंड 12th के आपके बिजनेस है, वो आपको पूरी पढ़नी है। तो आपका काफी सारा काम यहां पे होने वाला है। अब ये तो बात हो गई सर, ये तो आपने हमें बता दिया कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को समझे, सिलेबस के बाद में सेकंड स्टेप आती है पेपर पैटर्न को समझें। जो बता चुका हूं मैं आपको कि फर्स्ट पेपर में आपके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आएंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। जब इस बात को समझ गए हो, सिलेबस और पेपर पैटर्न को समझ गए हो, तो पिछली परीक्षा के जो PYQs हैं उसे भी देखो। हालांकि हमने कोशिश करी है पर कहीं भी ऐसा कोई PYQ नहीं मिल पाया। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास में पेपर 1 का, पेपर 2 का कोई भी PYQ मिलता है, नीचे एक नंबर आपको दिख रहा है, हमें जरूर आप उसकी PDF शेयर करें। हम YouTube पे उसे हम आपको सॉल्व करवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो, है ना। स्टार्टिंग जो फेज होगा आपका पढ़ने का, जैसे मान लो अभी लगभग 2 से 2.5 महीने जो है ना, वो आपका जो रेशियो चलेगा वो चलेगा लर्निंग एंड प्रैक्टिस। मतलब पहले आपको लर्निंग करनी है, चीजें सीखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और बाकी जो फोकस है आपका 20-30% जो फोकस है वो प्रैक्टिस पे करना है। जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन जब लास्ट के 1-1.5 महीने बचेंगे तब ये रेशियो बदल जाएगा। अब जब वहां पे क्या होगा, अब प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और उस प्रैक्टिस के साथ साथ में कुछ चीजें जो रिवाइज करनी है उसकी आप लर्निंग करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में लास्ट में जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, बिना मॉक टेस्ट दिए चले जाते हैं। मॉक टेस्ट हम भी लॉन्च करेंगे, पर मॉक टेस्ट लास्ट के लिए होते हैं, वो मॉक टेस्ट लास्ट में लॉन्च किए जाएंगे। एक टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च करेंगे। नीचे व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आप जरूर ज्वाइन कर लें। मैं बताऊंगा आपको उसमें बहुत जल्दी कि जो टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लॉन्च करेंगे उसमें कैसे आप टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी टेस्ट सीरीज में हम आपको जो मॉक टेस्ट है ना वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि घर बैठे आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकें। कोशिश करूंगा कम से कम 10 मॉक टेस्ट जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूं। तो लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट जो है वो जरूर दें। जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी रैंकिंग आएगी, खुद का आप एनालिसिस कर पाएंगे, आपकी रैंक इंप्रूव करने की कोशिश आप हर टेस्ट में करेंगे, तभी जाके सिलेक्शन होने वाला है। प्रश्न ये भी आता है कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करें, सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए टाइम टेबल का सभी का अपना अपना एक सिस्टम होता है, आपको सिस्टम को ही फॉलो करना है। कुछ स्टूडेंट हैं जो सुबह पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो शाम को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं। लेकिन कॉमन बात क्या है, कॉमन बात यह है कि कम से कम
रोजाना 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही है, किसी भी हाल में पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो बहुत समस्या आ जाएगी। और उसमें भी आप कम से कम, जैसे मान लीजिए आपने जो है वो दिन के 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं, मिनिमम केस में बात कर रहा हूं, वर्स्ट सिचुएशन में बात कर रहा हूं, उससे पहले उससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं तो अभी से बता रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, बड़ी पोस्ट है, कम यहां पे कम पोस्ट है और पोस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो स्टूडेंट हैं वो बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं इसमें, तो आपका नंबर नहीं आने वाला अगर आप मिनिमम 6 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं। अगर 6 घंटे आप पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे जो है वो डिवाइड करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो क्योंकि फर्स्ट यूनिट का जो पोर्शन है वो ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम जो है वो 6 घंटे में से जो 3 घंटे हैं वो आपको देने चाहिए पेपर 1 को, जिसमें इकोनॉमिक्स आप पढ़ें, स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, आप कोऑपरेटिव पढ़ें, क्योंकि वेटेज ज्यादा है उसका, है ना। और उसके बाद जो 2 घंटे हैं ना, वो 2 घंटे आप पढ़ें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को, वहां पे गहराई से जाएं, चीजों को अच्छी तरीके से समझें। और 1 घंटा प्रयास करें कि जो आपने पढ़ा है उसके बेस पर रिवीजन क्वेश्चंस आपको कहीं मिल जाए। जैसे हमने हमारे कोर्स में हर टॉपिक के साथ में एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, जहां नहीं किए हैं वह अब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके से कीजिए और हर रविवार कोशिश कीजिए कि कोई नया टॉपिक नहीं पढ़े, जो 6 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। बस एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ते जाओगे और रिवीजन नहीं हो पाएगा तो बहुत ज्यादा समस्या है ना। तो कोशिश करें कि जो आपने संडे जो 6 दिन पढ़ लिया है, संडे को मैं केवल और केवल रिवाइज करूंगा और रोज जो है वो 3:2:1, 3 घंटे में हमें पेपर 1 पढ़ना है, 2 घंटे में पेपर 2 पढ़ना है, 1 घंटे हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये आदत कम से कम आपको रखनी पड़ेगी। अभी से बोल रहा हूं, अगर एग्जाम से पहले 3 बार अगर आपका रिवीजन नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बार बार रिवीजन जो है वो करना पड़ेगा, हर 7 दिन में रिवीजन करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे भी पूरे महीने में जो पढ़ा है उसका भी रिवीजन जो है वो करना पड़ेगा। बाकी रणनीति के वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। इस परीक्षा को पास करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हां, सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ेगा। अब समय है फोकस और स्मार्ट स्टडी का। जब स्मार्ट स्टडी होगी तो अपने आप रिजल्ट निकल कर आएगा। और आपको लगता है कि सर इस जर्नी में हमें कोई ना कोई मेंटोर चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में मेहनत कर रहा है, कोई ऐसा चाहिए, कोई ऐसी टीम चाहिए सर, जो टीम बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम हो, सब बहुत क्वालिफाइड फैकल्टी टीम हो। ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग या तो पीएचडी होल्डर हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या नेट क्वालिफाइड हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हैं, 10 साल से ज्यादा का अनुभव लेके बैठे हुए हैं। पिछले बार भी उत्तराखंड में बहुत शानदार रिजल्ट हम लोगों ने दिए थे। कंटेंट वाइज कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यूके ट्रिपल एससी, एडीओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट दोनों के ही जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं। फीस आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन दूसरों की तुलना में क्वालिटी हमारी बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है। आप अपने लक्ष्य के और पास जा सकें। ये चैनल बनाया ही कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत जल्दी एक सीरीज हम लोग आपके लिए शुरू करेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। बाकी मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते रहेंगे कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।